नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप कामड़े। आज आपके लाया हूँ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक दोस्तों बहुत ही इजी और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है जिसको आपको आज पढ़ना है, जिसकी वजह से हम आज आमने सामने आए हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक है कैपिटल बजटिंग टेक्निक में ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग। तो उसका अपोजिट है कौन सा? टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग, मतलब नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग, ट्रेडिशनल और टाइम एडजस्टेड। तो देखते हैं ट्रेडिशनल में क्या आता है, पे बैक पीरियड आता है और एआरआर आता है। आपको एमसीक्यूज़ के लिए ध्यान में रखना है कि कौन सी मेथड में कौन सी चीज़ बिलोंग करती है। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद में नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या आईआरआर, एमआईआरआर और डिस्काउंटिंग पे बैक जो भी है, ये सब काय में आता है टाइम एडजस्टेड यानी डिस्काउंटेड में। प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन वापस आपको ऐड करना होता है। खैर, तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने इसके पहले क्लियर की है, तो आप ज़रूर उसको अच्छे से पढ़ते होंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप ये एमसीक्यूज़ तभी समझ सकते हो या बेसिक चीज़ें तभी समझ सकते हो जब आप ये प्रैक्टिकली पढ़ चुके हो। मैं आपको बस थोड़ा सा सिनारियो दे सकता हूँ यहाँ पे। कुछ एडवांटेज दिए पे बैक पीरियड के कि कंप्यूट करता है, क्विक एस्टिमेट करता है, एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्क भी निकालता है। ठीक है, आपको लिमिटेशन ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये टॉपिक एआरआर का है। एआरआर में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। एवरेज एनुअल नेट इनकम मैंने प्रॉफिट जो आपको दिया रहता है डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट, ऐसे 3 फार्मूले हैं। यहाँ एक ही फार्मूला दिया है। मैंने जब आपको ये टॉपिक क्लियर किया तो इसके 3 अलग अलग फार्मूले लिखवा के दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूले याद होंगे और आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहला वाला फार्मूला जो हमने पढ़े थे वही वाला हमेशा अप्लाई होता है। ये बात ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम दिया होता है जिसमें आपको एआरआर लगाना होता है। हम लगा चुके इसके पहले भी। यहाँ अलग अलग सार का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एआरआर के भी कुछ फ़ायदे दिए। रेडीली अवेलेबल होता है, एडुकेट परफॉर्मेंस होता है, वैलिड परफॉर्मेंस करता है और एंटायर लाइफ प्रोजेक्ट के लिए काम आता है। उसके बाद में कुछ इलस्ट्रेशंस आपको यहाँ दिए हुए हैं वो समझने के लिए। डिस्काउंटिंग टेक्निक में आते हैं तो डिस्काउंटिंग में आपको सबसे इंटरेस्टिंग पहले पढ़ने मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। एनपीवी की जो कंसेप्ट है वो आपको याद दिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें कैश फ्लो में से टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ये उसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, और मेन अगर देखा जाए तो कैलकुलेट करने की कुछ टेक्निक्स और स्टेप दिए, बट डिटरमाइन करो, सेट करो, फाइंड करो, देन आपको कंक्लूजन देना होता है, फिर से आपको डिटरमाइन करना होता है। तो इसके लिए एक रूल ध्यान में रखना है आपको जो आपको बेसिकली काफ़ी काम आएगा कि एन पी वी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 होता है। सो एक्सेप्ट दी प्रपोजल, यानी प्रपोजल तब एक्सेप्ट होगा जब वो ग्रेटर दैन 0 है, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। ये बात ध्यान में रखिए आप। एनपीवी के लिए बेसिक चीज़ों के लिए काफ़ी काम आ सकता है। तो मैं ये आपके लिए चुन चुन के निकालता हूँ ताकि आपको एमसीक्यूज़ और आपको बेसिक काफ़ी ईजी जाए। नेट प्रेजेंट वैल्यू का एडवांटेज सबसे अच्छा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है और फ्लो आसानी से कंसिडर हो जाता है कि कौन सा फ्लो रहेगा, ये आपको काम आएगा। और डिस्काउंटिंग कैश फ्लो में भी काफ़ी यूज़ होता है इसका। लिमिटेशन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला आपने देखे होंगे, इसके पहले पढ़ चुके हैं। सम ऑफ द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, जो भी डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकालते हैं उसका टोटल हम लोग लेते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटले, मतलब हम कहीं ना कहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो भी बोल सकते हो, यानी इनफ्लो आउटफ्लो। इसके लिए बेसिक रूल ध्यान में रखो कि बेसिक रूल क्या है कि पी आई अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट होगा। ये आपको एमसीक्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इस टाइप से हमें प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं पीआई निकालने के, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसको बोलती है, डिसेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो। उसके बाद में इसके भी कुछ फ़ायदे हैं जो ध्यान में रखना है। ये भी टाइम वैल्यू निकालता है और ये रिलेटिव मेज़र करने के लिए काम आता है। उसके बाद में दोस्तों डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में हमें क्या होता है कि हमें कैश का जो फ्लो होता है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया होता है। प्रेजेंट वैल्यू जनरली 10 का होता है, 10 फिर उधर 15, ऐसे 11, 12, 13, 14 बढ़ते बढ़ते जाता है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मैंने टेक्निक बताया था दोस्तों, आपको याद होगा कि वो 1 रुपये के हिसाब से होता है। यानी 1 रुपये का जैसे 15% अगर मैं निकालता हूँ 15%, तो वो कितना होता है, इतना होता है। इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते 1 से। अब मुझे अगर 1 साल का निकालना है तो ये हो गया अपना कैलकुलेशन जो हमने निकाले। यानी 1 साल का निकालने के लिए हमने क्या किया, 1.115। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, आपको 1 से डिवाइड करना है 1.115। तो देखिए आपका आंसर आएगा 0.0869 और ये 5 है तो राउंड अप होगा तो कितना होगा 70। तो देखिए यहाँ पे क्या है 0.8
70। ठीक है, फिर आप वापस से इसको डिवाइड कर लो, बार बार डिवाइड कर सकते हो। इसको डिवाइड कर लो आप कितने से, वापस से 1.115। तो नियर अबाउट आपका आंसर आएगा। देखिए, यानी आप डिवाइड करते करते जाओ तो आंसर आते जाएंगे, या फिर कैल्शियम में आप इक्वल्स टू प्रेस करते गए तो ऑटोमेटिकली आंसर आते जाता है। ये देखिए आ रहा है। देखिए 4th ईयर का ये है। ऐसे ही मुझे 5th ईयर का निकालना है, तो देखिए 5th ईयर का आप इक्वल्स टू प्रेस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आते आते जाता है। तो इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के बाद में हमें करना क्या होता है कि ये जो कैश इन्फ्लो आपको दिया है इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि कैसे, में लेट मी क्लियर फर्स्ट कंसेप्ट इंटू 0.870। ये आपका आ रहा है। देखिए पीवी प्रेजेंट वैल्यू इतना आ रहा है। फिर इस वैल्यू को ऐसे निकालते निकालते जाएंगे और फिर इसको जोड़ते जोड़ते जाते हैं तो ये कम्युलेटिव बनता है। फिर इसमें हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवरी वाला माइनस करते हैं, देन फिर पे बैक पीरियड भी निकलता है और डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड भी निकलता है। तो ये सब पढ़ चुके हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम दिया होता है, फिर सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में यहाँ IRR का एडवांटेज दिया, टाइम वैल्यू है, प्रोजेक्ट कंसिडर करने के लिए काम आता है, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसेबिलिटी होती है, या फिर शेयर होल्डर के वेल्थ के लिए होता है। तो चलो दोस्तों फटाफट अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ और भी पढ़ना है और इतनी सारी चीज़ें। देखिए यहाँ ये बताने वाला था आपको कि आपने इस टाइप से प्रॉब्लम पढ़े, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, और आपको ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया रहता है और ये सब आपका 1 2 3 4 जो है वो कैश इनफ्लो होता है। हम क्या करते हैं, जैसे ए के लिए सॉल्व किया है, आपको इतने पहले लिख दिया कैश इनफ्लो, बी का लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू लिख दिया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ निकाल लिया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ निकाल लिया, बस हो गया। उसके बाद में उसी ईयर को फिर से उसने सॉल्व किया है IRR में, IRR रेट ऑफ रिटर्न में। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते करते अलग अलग रेट से निकाला गया, 20%, 25%, और ये था 10%, 20%, ऐसे अलग अलग रेट से निकाल के उसका फिर IRR निकाला गया है। उसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं आगे मेन कंसेप्ट जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें जो पढ़ना है वो क्या है। एक सेकंड, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनली समरी कि हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हमें क्या क्या, नॉन डिस्काउंटिंग जो हमने देखे थे इसमें पे बैक और ARR आता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि पे बैक हमेशा लोअर वाला सिलेक्ट होता है, एंड प्रोजेक्ट द लीस्ट पे बैक जिसका लीस्ट होता है वो सिलेक्ट होता है, बाकी सब मैक्सिमम वाले हैं। सिंपल एंड शॉर्ट ध्यान में रखते हो तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR मैक्सिमम वाला होता है, NPV हाईएस्ट वाला ही होता है, PI कहीं ना कहीं हाईएस्ट वाला ही है, और IRR भी हाईएस्ट वाला है। मतलब आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि आपका पेबैक पीरियड ही स्मॉल वाला है, यानी जो सबसे कम होता है वो पेबैक पीरियड वाला सिलेक्ट होता है, बेस्ट होता है, सिलेक्शन होता है, एक्सेप्ट होता है, बाकी रिजेक्ट होता है। ठीक है, और बाकी में क्या है, जो मैक्सिमम रहेगा वो एक्सेप्ट होगा, अगर मिनिमम रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, रिजेक्ट होगा, ऐसे। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये टेबल यानी डिस्काउंटिंग के लिए ये आपको दिया था और ये नॉन डिस्काउंटिंग के लिए, तो ये आपको सबसे इंटरेस्टिंग ध्यान में रखना है जो आपको बाद में कभी काम आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर अप मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको MCQ में आसानी से और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर सको, ताकि आपको समझ सके। तो दोस्तों और भी कुछ है तो थोड़ा देख लेते हैं, आपके काम का, मेरे काम का और अपने एग्ज़ाम के काम का। तो ये आपकी समरी है जिसमें आपको कुछ फार्मूलेज़ वगैरह दिए हैं, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके या देख सकते हो जो भी फार्मूलेज़ है, और ये सभी फार्मूले आपने पढ़े हैं उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। MCQ में बढ़ने से पहले देख ले दोस्तों, ये हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स ने आउट ऑफ 100 स्कोर किया था अकाउंट्स में, स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, और कई इन्होंने योगदान दिए फर्स्ट ईयर से तो फाइनल ईयर तक। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। MCQ ऑन कैपिटल बजटिंग। पहला, एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपका दिया है कितना है, 7,65,000। देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना है, पे बैक पीरियड अगर अपना 4.5 है तो देन द इन फ्यूचर कैश इनफ्लो कितना रहेगा। वेरी इजी, आपको कैश इनफ्लो निकालने बोला, जबकि हम क्या करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश इनफ्लो की जरूरत पड़ती है तो पे बैक पीरियड निकलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको करना क्या है, 7,65,000 जो आपको दिया है इसको मल्टीप्लाई करना है सीधा कितने से, 4 से। फार्मूले में आप वैल्यू रखते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 34
4,42,500। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है सी वाला है करके, सी आंसर दिया हुआ है। उसके बाद में सेम कंसेप्ट यहाँ पे हुई है, बट यहाँ पे आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दिया है और कैश फ्लो भी दिया है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कैश फ्लो है, तो वेरी इजी, हमें खाली पे बैक पीरियड निकालना है। पे बैक पीरियड निकालने के लिए दोस्तों फार्मूला क्या लगाते हैं, सोचो सोचो सोचो, फार्मूला क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आउटफ्लो ऊपर रखते हैं, डिवाइड बाय क्या करते हैं, इनफ्लो करते हैं। इनफ्लो कितना है आपका 20,50,000, राइट। तो डिवाइड करने के बाद अपना आंसर आ रहा है कितना, 3.34। तो 3.34 आंसर इज ए। इसको लिखते हैं ईयर्स में। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं कुछ छोटे बेसिक प्रॉब्लम। द नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड बाय द यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग इन फ्यूचर कैश टू कैलकुलेट। अब देखिए फ्यूचर कैश कैलकुलेट करने के लिए यूनिफॉर्म रेट से हम डिवाइड करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इन कैश इनफ्लो से, तो उसको क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड। जो अभी अपन ने ऊपर निकाले वही उसी का आंसर है। If the payback period is 4 year and the uniform increase in a cash flow per year, अगर हर साल इतना बढ़ता है, then the initial investment can be कितना रहेगा, सिंपल सी बात है, आप इसी अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। इतना है 27,50,000 का जो अमाउंट दिया हुआ है आपको, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली डी आएगा। करके देखिए, कैलसी उठाइए तो आपको पता चलेगा। हर चीज़ें मैं कैलकुलेट करके दूंगा तो आप डालेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। The method which calculate the time to recoup the initial investment of the project in form of the expected cash flow is known as, इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं क्या, नहीं, नेट वैल्यू कैश फ्लो की नहीं है। पेबैक पीरियड बोलते हैं क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो का ही एक्सपेक्टेशन रखता है प्रोजेक्ट के लिए। सिंगल वाला और लीन वाला ऐसा कोई मेथड है ही नहीं। नाउ अब बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज मेजर्ड, ARR के बारे में पूछ रहा है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या मेजर करता है, एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ इंक्रीज एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल फंड इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट। एनुअल प्रॉफिट एक्सप्रेस जो करते हैं, जो परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं, वो हम चेक करते हैं। या फिर एवरेज एनुअल प्रॉफिट एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द एवरेज फंड इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। ये है टोटल फंड इन्वेस्टेड, ये है एवरेज फंड। हमें लगता है एवरेज फंड क्योंकि फार्मूला है ARR का, क्या हम प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और एवरेज इन्वेस्टमेंट नीचे रखते हैं, इसी वजह से इसका आंसर क्या रहेगा आपका ये। तो आपका आंसर है कितना, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट एज फॉलो। देखिए आपको यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको PDF में दिखाया था। ये आउटफ्लो हो जाता है आपका और ये इनफ्लो हो जाता है और रेसिडुअल वैल्यू दी है। आपने बोला क्या है इसने, दी पेबैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्टेड विल बी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको एक सिनारियो बता दूं कि आप क्या करते हो, लाइन से ईयर लिखते हो, फिर कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकालते हो, फिर उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते हो। तो जनरली होता क्या है कि कम्युलेटिव माइनस करने के बाद एक कंसेप्ट आती है कि 2 साल और कुछ महीने हमें निकालना होता है, तो कुछ महीने वाला एक फार्मूला लगाते हैं जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कई बार। तो ये कहीं ना कहीं आपका फार्मूला के हिसाब से आप सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। और सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा किस तरह के सॉल्व होता है, अदरवाइज़ नहीं समझेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि MCQ पढ़ने से पहले बेसिक प्रैक्टिकल पहले स्ट्रॉन्ग कर लो और देन MCQ में छलांग लगा सकते हो। बिना प्रैक्टिकल के MCQ में आते हो तो कुछ नहीं, खुलेआम शहीद होने वाले हो। यानी बिना बंदूक के आप कहाँ जंग में जा रहे हो लड़ाई करने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। नेट लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग द अंडरस्टैंडिंग अ प्रोजेक्ट दैट विल बी यील्ड एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। आपको दिया इतना 5 ईयर का। इनिशियल आउटले आपको दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, मतलब आउटफ्लो दिया हुआ है 8 लाख का। ये हो गया आपके लिए इनफ्लो, ये हो गया आपके लिए आउटफ्लो। द प्रोजेक्ट असेट वुड हैव अ रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी आपको दी हुई है। चलो, एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ARR बोल रहा है। ARR का फॉर्मूला आपको मैंने जब भी बताया कि ARR में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ऊपर रखते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीचे रखते हैं। बट निकाल लेते हैं 8 लाख, ये कितना हो जाएगा, 8,50,000, राइट। 8,50,000 डिवाइड बाय 2, यानी अपना एवरेज बन रहा है 4,25,000। ये हो रहा है एवरेज। हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट है 68,000 डिवाइडेड बाय कितना निकला था, 4,25,000, राइट। तो डिवाइड करने के बाद अपना आंसर आएगा कितना, 0.16, और इसको फार्मूले में मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 100। तो अपना आंसर आएगा कितना, 16%। तो देखिए ये आंसर है दोस्तों। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा। मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने आपके लिए हिंट एक रखी हुई है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला जनरली बेस्ट होता है ARR के लिए, जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में व्हाट इज दी प्रेजेंट वैल्यू आपको दी है, एक्सपेक्ट
to be received in a 3-year time if the business concern require a return of 10% on sum of invested. ठीक, आंसर आर गिवन टू द मतलब 1000 के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंपल बहुत इजी आंसर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपको 10 साल का पहले क्या करना है, 3 साल के लिए टाइमिंग निकालना है डिस्काउंटिंग रेट का। जब भी मैंने आपको निकाल के दिया था 15% के लिए, सेम वे आपको निकालना है, बट कितने साल का निकालना है, 3 साल का। 3 साल का जो निकलेगा उसको आपको क्या करना है, इसके रेट से मल्टीप्लाई करना है, 5,20,000 को इसके रेट से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे हिंट के तौर पे आंसर दे चुका हूँ। आपने करना क्या है, 10% का 3 साल के लिए जो रेट निकलता है वो निकालना है। कैसे निकाल लेते, याद होगा, नहीं निकला है याद होगा तो एक बार बता देता हूँ लास्ट कि 1 रुपये का 10% यानी 0.10 होता है, तो 0.10 यानी 1.1 हो जाएगा। 1.1 को क्या करेंगे, 1 से यानी 1 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर रहेगा कितना, 9 जो भी है 90909। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 साल का निकालना है, तो ये 1 साल का हो गया, दूसरे साल का, तीसरे साल का। तीसरे साल का देखिए आपका इतना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम कितने से, 5,20,000 से, तो अपना आंसर नियर अबाउट इतना होगा। तो वो बोल रहा है के में होना, तो देखिए इसका आंसर ये बैठ रहा है एग्जैक्टली। सो इस तरीके से, क्योंकि उसने बोला है कि थाउजेंड्स में आपको इसको राइट करना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या बोला है यहाँ पे, विंडसर लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विच विल इन्वॉल्व द फॉलोइंग कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आपको इनफ्लो आउटफ्लो दिया हुआ है, तो सेम वे आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है, एनपीवी निकालना है। एनपीवी निकालने के लिए आपको पहले इनिशियल कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा, उसमें से आउटफ्लो क्या करना है, माइनस करना है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। और डिस्काउंटिंग रेट आपको दिया है कितना परसेंट, 15%। इसका आंसर लगभग ये आता है, आपको सॉल्व करके देखना है किस तरीके से सॉल्व होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसर्न विद द एनपीवी इज नॉट ट्रू। एनपीवी के लिए क्या ट्रू नहीं है, एनपीवी टेक्निक टेक द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। आपने देखे थे, याद होगा, मैंने आपको बेसिक थ्योरी इसलिए बताया ताकि आपको ये सब समझ में आए। वहाँ टाइम वैल्यू के बारे में दिया हुआ था, यानी ये सही है। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज सम ऑफ द डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो के लिए हेल्प करता है, ये भी आपने वहाँ देखे थे थ्योरी में। द एनपीवी टेक्निक इज टेक अकाउंट ऑल द कैश इनफ्लो, ये भी हमने देखे थे कि सभी कैश इनफ्लो के लिए भी हेल्पफुल होता है, राइट। यानी ये 3 स्टेटमेंट अगर सही है तो उसने क्या पूछा आपको, नॉट ट्रू, मतलब ये आपका क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। सिंपल सी बात है, तो उसको पढ़ने की और समझने की जरूरत ही नहीं, फिर भी पढ़ लो कि क्या ट्रू नहीं था। इफ़ 2 कॉम्पीटिंग प्रोजेक्ट आर बीइंग कंसिडर्ड, दी वन इज एक्सपेक्टेड टू इल्ड द लोवेस्ट एनपीवी। एनपीवी कभी लोवेस्ट रहता ही नहीं, एनपीवी हमेशा क्या सेट होता है, हाईएस्ट वाला। तो सबसे मतलब समझने वाला ये आंसर है कि लोवेस्ट एनपीवी तो शुड बी सिलेक्टेड, तो होता ही नहीं है। खैर, तो ये गलत आंसर था यहाँ पे। Madhu Limited is about to undertake the project which has computed the NPV of the project using a variety of discounted rate। तो आपको डिस्काउंटिंग रेट वैरायटी ऑफ दी है, एनपीवी दिया हुआ है, आपको एनपीवी निकालना है, और उसका जो भी है सजेशन आईआरआर में आपको देना है। तो आप मैंने फार्मूले बताए थे, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देखिए। ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है आईआरआर का। जिनका आईआरआर है उन्होंने ज़रूर ट्राई करके देखिए, जिनका आईआरआर है ही नहीं उन्होंने ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूल जाइए। Bond Limited is considering a 2 possible project, but can only raise enough fund to be proceed within one of them. Investment appraisal आपको जो दिया है टेक्निक have been used and the following result found। इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया है, W और X का आपको दिया हुआ है, पे बैक पीरियड उनका निकाल के दिया है, अकाउंटिंग ARR रेट निकाल के दिया हुआ है, NPV भी निकाल के, सब कुछ निकाल के दिया है। फिर उनको होना क्या अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। मोस्ट लॉजिकल क्या है कि प्रोजेक्ट डब्ल्यू शुड बी सिलेक्टेड एज इट्स अ लॉन्गेस्ट पे बैक पीरियड। लॉन्गेस्ट पे बैक पीरियड कभी नहीं लेते, पे बैक पीरियड हमेशा क्या लेते हैं, लोवेस्ट, और बाकी सब हाईएस्ट लेते हैं। डब्ल्यू शुड बी सिलेक्टेड बिकॉज इट्स विल यील्ड द हाईएस्ट एनपीवी, ये अच्छा पॉइंट है, एनपीवी हाईएस्ट होता है तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आगे के क्वेश्चन हम और पढ़ लेते हैं। द प्रोजेक्ट एक्स शुड बी सिलेक्टेड बिकॉज इट्स यील्ड द लोवेस्ट एनपीवी, एनपीवी कभी लोवेस्ट नहीं रहता। और ARR मोस्ट मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट अप्राइजल टेक्निक एंड हैंस प्रोजेक्ट डब्ल्यू शुड बी सिलेक्टेड। तो सवाल ही नहीं आता, वो मीनिंगफुल हमारे लिए है ही नहीं, इसमें भी हाईएस्ट वाला ही देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पे बैक पीरियड इज़ नॉट ट्रू। देखिए ये थोड़े से अलग होते हैं जिसमें पे बैक पीरियड ट्रू नहीं है। पे बैक पीरियड ट्रू नहीं है, पे बैक पीरियड में क्या ट्रू नहीं है, द पे बैक पीरियड इज़ सिंपल टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, बहुत ईजी है। इनफ्लो आउटफ्लो और इनफ्लो का कंसेप्ट है।
Payback period measure the time that the project will take a generate to enough cash flow to cover the initial investment। ये तो बहुत अच्छा है। पेबैक पीरियड का मतलब क्या है दोस्तों कि आप उस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितने देर के अंदर, कितने समय के अंदर उसको कवर अप कर सकते हो। द पेबैक पीरियड इग्नोर कैश इनफ्लो आफ्टर पेबैक पॉइंट हैज़ बीन रीच्ड। ये तो सही बात है, एक बार पेबैक पीरियड निकल गया तो कैश इनफ्लो का कोई भी वहाँ पे कंसेप्ट नहीं रहता। और इट टेक अकाउंट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कोई कनेक्शन नहीं था। मैंने ऊपर आपको थ्योरी बेसिक बताया था एडवांटेज में, तो ऐसा कुछ वहाँ पे था नहीं। NIT इज लिमिटेड कंसिडरिंग दी अंडरटेकिंग अ प्रोजेक्ट। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है विच विल इन्वॉल्व एन इनिशियल आउटले ऑफ द 3 लाख। 3 लाख का इनिशियल आउटले दिया है। दी प्रोजेक्ट हैज़ द फॉलोइंग कैश इनफ्लो, आपको दिए है यहाँ पे कैश इनफ्लो दिया है। अब बोला क्या है यहाँ पे, डिस्काउंटिंग रेट 10% रखा है। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट रेट कैसे निकालते हैं। इज यूज टू कैलकुलेट द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब एज्यूमिंग द कैश फ्लो राइज एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल यील्ड पॉजिटिव NPV 65,500 समथिंग के आएगा एंड हैव अ पेबैक पीरियड 2 ईयर एंड 3 मंथ। आपको सॉल्व करके देखना दोस्तों इसको कैश इनफ्लो के बेस पे डिस्काउंटिंग पीरियड के हिसाब से कि उसका NPV कितना आता है और उसका पेबैक पीरियड कितना आता है। जनरली ये आंसर में दिया हुआ है, तो आप सॉल्व करके देखिए और बताइए फिर सही है या गलत है। सॉल्व करूँ तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। द स्पैन ऑफ टाइम within the which the investment made of the project will be covered by the net return of the project is known as। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उस इन्वेस्टमेंट का पैसा हम कितने देर के अंदर रिकवर कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, ये कंसेप्ट हम कहाँ पढ़ते हैं, खाली पेबैक में, कि हम पेबैक कितने देर के अंदर करेंगे। प्रोजेक्ट विथ आर प्रेफर्ड, लोअर पेबैक तो सिलेक्ट होता ही है, आपको पता ही है। नॉर्मल वॉर्मल हायर वायर कुछ रहता नहीं है, लोएस्ट वाला पेबैक सिलेक्ट होता है। मैं स्टार्टिंग में आपको देखो, मैंने स्टार्टिंग में PDF जो समझाता हूँ ना, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके MCQ के लिए। इसलिए जब मैं PDF समझाता हूँ तो आपने हमेशा फोकस किया करो, ठीक है। मैं PDF दे दिया तो आप पढ़ने वाले हो नहीं, मुझे पता है, इसलिए वीडियो में डाल के रखा है ताकि आप प्रॉपरली आसानी से देखो और समझो मुझे क्या बताया है, क्या समझने वाला काम का है, क्या नहीं है ये। इसलिए स्टार्टिंग का, अगर अभी भी आपने स्टार्टिंग में कोई प्रॉपरली स्टार्टअप नहीं किए, बीच में से कैसे स्टार्ट किए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखोगे तो ही आपको प्रॉपरली समझेगा। ऑन कैपिटल इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। लोअर नहीं रहता, हायर नहीं रहता, नन ऑफ, तो उसका कुछ रहता नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कंसेप्ट है। द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट इनकम डिस्काउंटेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कॉल्ड। जो डिस्काउंटेड करके निकालते हैं वो NPV की कंसेप्ट में आता है, इसको NPV बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको कुछ ये सब बोलते नहीं है, ये सब नाम आपने अभी तक सुने नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अंडरटेकन नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरियन प्रोजेक्ट इज अप्रूवल इफ। अगर NPV कब सिलेक्ट होगा, इफ़ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव तो सही है, एंड फंड आर अनलिमिटेड, ये तो दोनों पॉइंट सही है, मतलब A और B एंड बोथ A और B क्या रहेगा, सही रहेगा। दी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी IRR आपको जो दिया था, मैंने बताया था थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, आया है तो देख लीजिए, विजिट कर लीजिए, पसंद नहीं आया तो स्किप कर दीजिए, सिंपल सी बात है। जो पसंद आता है वो अच्छे से याद में रखिए, जो नहीं आता है तो छोड़िए। सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में जाएंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। डिपेंड ये करता है कि आपका प्रैक्टिकल कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप प्रैक्टिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो आपको ये सब चीज़ें मैं समझ में आएंगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा सा वीक होगा प्रैक्टिकल तो शायद आपको बेसिकली प्रॉब्लम जाएंगी। क्राइटेरियन फॉर द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस अंडर theoretically infinite fund is called all the projects which have IRR जो था ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट तो फिलहाल बैठता नहीं है इसमें। IRR ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि IRR की वैल्यू हमेशा उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होती है, लेस दैन तो होती नहीं है और नन ऑफ द अबव है ही नहीं। नॉलेज के लिए ध्यान में रखो, ज़्यादा कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन इज ऑफ्टन प्रेफर्ड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे ज़्यादा IRR का प्रेफरेंस रखा जाता है अगर देखा जाए तो। द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड ऑफ इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1, नहीं, इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1। फंड आर अनलिमिटेड, ये फंड अनलिमिटेड हो तो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर दैन 1, अगर ग्रेटर दैन 1 है तो सिलेक्ट होगा ही हुआ है, मतलब यहाँ पे B और C लगभग लग रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, D। वेयर द कैपिटल अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड द प्रोजेक्ट आर
नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉलोइंग क्राइटेरियन इज यूज। क्या यूज़ करता है? एनपीवी यूज़ करता है, आईआरआर यूज़ करता है, या पॉपुलैरिटी इंडेक्स। तो इसका आंसर दिया है दोस्तों, आपको क्या दिया आंसर? एनी ऑफ द अबव। एंड हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें दी है तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड व्हेन कब नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये भी सही है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो अभी भी सही है। ये ऊपर ही ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, अगर आपने फोकस किए होंगे प्रॉपरली। और अच्छे से ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको हेडफोन का यूज़ करना है ताकि आपकी कंसेप्ट पर काफ़ी अच्छे से प्योरली क्लियर हो। पॉपुलैरिटी इंडेक्स विल ग्रेटर दैन यूनिटी। यूनिटी का मतलब दोस्तों 1 होता है, मतलब ये ग्रेटर दैन क्या रहेगा? 1। अभी हमने ऊपर आंसर क्या रहेगा? एनी ऑफ दी 1। ठीक है, हमने देखे थे ग्रेटर दैन 1 वाला कंसेप्ट। ऊपर एक बार बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, तो आप एक बार रिवाइंड कर लेना। विद दी लिमिटेड फाइनेंस एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, आपके पास पैसा बहुत कम है लेकिन आपके पास प्रपोजल बहुत सारे आ रहे हैं एट हैंड, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके पास आ रहे हैं लेकिन आपके पास बनाने के लिए पैसा नहीं है। सिलेक्ट दैट पैकेज ऑफ द प्रोजेक्ट विच हैज़, हम क्या सिलेक्ट करेंगे? वो प्रोजेक्ट लेंगे जिस प्रोजेक्ट में हमें मैक्सिमम एनपीवी मिलता है। एनपीवी हाईएस्ट होता है और जिसमें एनपीवी ज़्यादा मिलता है ऐसे टाइम पे वो देखो कंडीशन समझ लो कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है और आपके पास पैसा बहुत कम है उसको हैंडल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? जिसमें एनपीवी ज़्यादा दिख रहा है वो हम प्रोजेक्ट ले लेंगे और जिसमें कम दिख रहा है वो रिजेक्ट कर देंगे। एनपीवी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखना। उसके बाद में प्रोजेक्ट में भी रिगार्डेड एज अ हाई रिस्क वेन, प्रोजेक्ट कब हाई रिस्क में जाता है? अ स्मॉलर वेरिएशन ऑफ आउटकम, जो आउटकम्स यानी जो इन फ्लो होती है हमारी, वो अगर प्रॉपर ना हो, बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी स्मॉलर अगर क्या हो? आउटकम हो, मतलब 1 लाख से भी कम अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 1 लाख से भी कम अगर मान के चलिए अपना इनफ्लो आ रहा है, इनकम आ रहा है, तो हम शायद प्रोजेक्ट लेके डूब सकते हैं। अपना जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो शायद रिकवर होगा ही नहीं। ऐसा भी होता है कभी कभी, लोग पैसा तो लगा लेते हैं किसी इन्वेस्टमेंट में, बस वो रिकवर नहीं कर पाते तो मतलब रिस्क में चले जाते हैं। फॉलोइंग इज या आर द मोस्ट मेथड्स फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंटिंग रेट या फिर रिस्क एक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मेथड। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है कि रिस्क हैंडल करने के लिए ये चीज़ें, यानी रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोल सकते हैं आप। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी पीआई के बारे में दिया 0.85। प्रोजेक्ट मीन्स क्या है? देखिए हमने देखे थे कि ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 1 वगैरह वगैरह देखे थे, याद होगा। तो ये ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 1 के हिसाब से क्या फ़ायदे बन है? द प्रोजेक्ट प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट इज 85% इज ग्रेटर दैन द प्रोजेक्ट इज कॉस्ट। ठीक है, देन द प्रोजेक्ट एनपीवी इज ग्रेटर दैन 0। ये तो अलग बात हो गई, यहाँ से मुद्दे से भटक गया, तो एनपीवी कहाँ आ गया था? द प्रोजेक्ट रिटर्न 85% इन अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इच करंट डॉलर इन्वेस्टमेंट, मतलब हर इन्वेस्टमेंट के प्रति हमें 85% क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। ये इसका मतलब होता है पॉपुलैरिटी इंडेक्स का। तो ये एकदम 100% सही है, इसको लॉक कर देते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्या दिया है? बैकलिनसोन लिमिटेड हैज़ एस्टिमेटेड दैट अ प्रपोजल प्रोजेक्ट 10 ईयर का है, एनुअल नेट कैश बेनिफिट आपको दिया ईच ईयर का, विल यील्ड, जनरली डॉलर में यील्ड कर रहे हैं वो लोग 2500 विथ एन एडिशनल टर्मिनल बेनिफिट आपको उनको होता है 5000 का। At the end of the 10th year, assuming that these cash inflow satisfy exactly जो कंपनी चाहती है, require the rate of return 8%, यानी ARR उनका 8% होना चाहिए, यानी आपको IRR की एक डिस्काउंटिंग फैक्टर की अमाउंट दी है। तो यहाँ पे आपको IRR सॉल्व करना है। यहाँ पे हिंट मैंने लिख के दी है, आप चाहे तो सॉल्व करिए, हिंट दी है, हिंट सॉल्व करना है और आंसर कैसे आता है ये भी आपको यहाँ निकाल के दिया हुआ है। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके ज़रूर देखिए, आंसर दिया है, सॉल्यूशन दिया है, कैसे निकाला है, हिंट दिया है। इससे बड़ी बात दोस्तों क्या हो सकती है? आपको एग्जाम में तो ऐसा कुछ मिलने वाला है ही नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन दिया है और यहाँ पे सामने साइड में रखा भी है आपके लिए कि ये आंसर कैसे आता है। तो आप सॉल्व करके देखिए कुछ क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को समझा नहीं पाऊँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? ये तो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। एनपीवी की प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर दैन 0, इट्स पीआई विल इक्वल 0, एंड थोड़ा सा गलत लग रहा है। इफ़ IRR ऑफ अ प्रोजेक्ट 0%, एनपीवी इट्स एनपीवी यूजिंग अ डिस्काउंटिंग रेट के ग्रेटर दैन 0
विल बी ज़ीरो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकल आपको पता होगा कि ये सब चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं। इफ़ पी आई एंड पॉपुलैरिटी इंडेक्स जो है वो प्रोजेक्ट इज़ लेस दैन 1, द एन पी वी शुड बी लेस दैन 0। तो ये सही है। अगर आपका पी आई कम आता है तो एन पी वी भी कहीं ना कहीं कम आता है, यानी 0 से कम चले जाएगा, यानी वो माइनस में जा सकता है एन पी वी, अगर पी आई अपना 1 से कम होता है। तो ये जनरल लॉजिक से वैसे एज्यूमिंग दैट अ फर्म हैज़ एक्यूरेटली कैलकुलेटेड नेट कैश इनफ्लो, आपने ध्यान में रखना, एज्यूम करना है कि कैश इनफ्लो बराबर निकाला रेट टू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इफ़ अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोजल इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर एन पी वी उनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही एन पी वी का चार्ट क्लियर किया था जिसमें आपको एन पी वी के बारे में डिटेल दी गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो चार्ट देखे होंगे, समझे होंगे। मैंने जो चार्ट आपको एंडिंग में बताया था, जो समझाया था, जिस चार्ट में आपको बेसिक डिटेल दी गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था। देखिए दोस्तों, एक बार फिर रिवाइंड कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे दिया था। और उसके बाद में मैंने आपको हर एक चीज़ें भी दिखाई थी कि जो बेसिक रूल है डिस्काउंटिंग का, वो भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। तो एंडिंग में एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि हमने क्या पढ़े थे और क्या याद रखना है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है एडवांटेज वगैरह वो तो थोड़ा सा देखना ही है एक बार हल्के से। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं सेंड नहीं कर सकता, आप चाहे तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ये इंस्टीट्यूशन का दिया है, सीए का है, कोई भी फाइंड करके निकाल सकता है, नो प्रॉब्लम। सीए की वेबसाइट पे जाओ, आईसीआई के, आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये थोड़े से बेसिक रूल जो दिए थे, मैंने बताए थे, वो आपको ध्यान में रखने हैं, जिसके बेसिस से ये सब चीज़ें होंगी। कुछ बेसिक रूल जो मैंने ऊपर दिखाए थे आपको दोस्तों, कौन से थे, कहा थे, ये वाले देखिए, पी आई ग्रेटर दैन 0, पी आई लेस दैन 1, सॉरी, पी आई ग्रेटर दैन 1, पी आई लेस दैन 1। एन पी वी के बारे में भी दिया था, एन पी वी 0 से ज़्यादा होता है तो प्रपोजल एक्सेप्ट, अदर रिजेक्ट। तो यही कंसेप्ट देखो यहाँ पे कॉल की गई है, कि जो कॉल की गई है ना दोस्तों, ये वाली कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो वो उसी के बारे में बोल रहा है और उसी के बारे में क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है, तो आपको बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही रहेगा। दोस्तों, इसका आंसर दिया ही है। अगर आपको वो पता है मैंने क्या बताया है, क्या फार्मूला बताया है, उसने क्या समझाया है, तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे कि इसका आंसर जनरली यही रहेगा कि एक्सेप्ट होगा प्रपोजल, क्योंकि वो क्या है, ग्रेटर दैन 0। और यहाँ पे क्लियर कट लिखा है दोस्तों, ग्रेटर दैन 0 क्या होता है, प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। इसलिए बेसिक चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखिए ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें। Project profitability index is equal to the ratio of a project future cash flow to the project, यानी फ्यूचर में प्रोजेक्ट की कैश बढ़नी चाहिए, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू और उसका इनिशियल आउटले काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और बाकी चीज़ें तो प्रेजेंट वैल्यू सभी में है, बट यहाँ पे नेट लगाया है और यहाँ पे इनिशियल और डेप्रिशिएबल बेसिस पे है। तो ये सब तो काल्पनिक बातें हैं जिसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब डिस्काउंटिंग रेट एट विच टू प्रोजेक्ट हैव आइडेंटिकल इज रेफर टू अ फिशर्स रेट ऑफ द इंटरसेक्शन। ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, तो इसके आपके लिए लगभग 2 आंसर दिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हो, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू भी ले सकते हो, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। देन टू म्यूचुअली एक्सक्लूड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैव अ स्केल डिफरेंस, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिफर, अलग अलग है। रैंकिंग दिस प्रोजेक्ट अगर लगाते तो बेसिस ऑफ द IRR, NPV और PI मेथड, दी गिव कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट। तो विल नेवर, विल ऑलवेज, में हो सकता है, या विल जनरली बोल सकते हैं, बट में ज़रूरी है क्योंकि होगा या नहीं होगा बता नहीं सकते। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें खाली सजेशन देना है, मे बी होगा नहीं होगा ऐसे। इफ़ कैपिटल इज़ टू बी रैशनेट, मतलब बांटा गया है, ऑफ दी फॉर दी ओनली दी करंट पीरियड, एक समय के लिए कैपिटल को बांटा गया है। फर्म शुड प्रोबेबली फर्स्ट कंसिडर सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर प्रोजेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करें तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, NPV या पेबैक पीरियड या IRR। हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर एक प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है पार्ट में और प्रोबेबली क्या देखा गया है कि वो प्रोजेक्ट को वो उल्टे ऑर्डर से सिलेक्ट करती है, तो उस टाइम पे हमें PI का यूज़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी दोस्तों। द मेथड प्रोवाइडिंग अ करेक्ट रैंकिंग ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट व्हेन द फर्म इज नॉट सब्जेक्ट टू द कैपिटल रेशनिंग, यानी जब कोई मेथड अप्लाई की जाती है रैंकिंग करेक्ट बनाने के लिए, तो फर्म सब्जेक्ट
आपके हिसाब से अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है तो क्या होगा, उस टाइम पे हम NPV सिलेक्ट करेंगे, ना कि PI। ऊपर में PI सिलेक्ट किए थे, यहाँ पे NPV। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें काम आई होंगी और सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, आपकी अपनी जो राय है वीडियो के प्रति ज़रूर बताएं, अपनी भावनाएं प्रकट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर हो सके। मैंने वीडियो से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपके काम आएंगी और मैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बना रहूँगा और आगे भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी कंसेप्ट लेके आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए मेरे साथ। कोई कंसेप्ट का प्रॉब्लम आता है तो कांटेक्ट कीजिए मुझे, मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप चाहे तो कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।